हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। ये पार्ट 3 है एनिमल किंगडम का। इसके पहले हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं एनिमल किंगडम के एमसीक्यूज़ के। सो हम 57th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम काउंट करेंगे आज के वीडियो सेगमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगरू? जो पैरट, प्लेटिपस और कैंगरू होता है, इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या होती है? तो हमारे ऑप्शंस है टूथलेस जॉस, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओवोपेरिटी या फिर होम्योथर्मी। तो सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, क्योंकि पैरट, प्लेटिपस और कैंगरू। अब यहाँ पर मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। जो एव्स होते हैं यानी कि जो बर्ड्स होती हैं और जो मैमल्स होते हैं, सो बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म कहना चाहिए वार्म ब्लडेड टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। और इसके अलावा जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस होती है, ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ये जो दो हो गए वो तो होम्योथर्मी शो करते हैं यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। और बाकी के जो 3 एनिमल्स होते हैं वो ये मेरी कैट की आवाज़ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट लेते हैं। होम्योथर्मी को वार्म ब्लडेड तो कहते हैं, लेकिन होम्योथर्मी होती क्या है? तो होम्योथर्मी का मतलब होता है मेंटेनेंस बाय एन एनिमल ऑफ इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट वैल्यू बाय यूजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टू काउंटरएक्ट फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। आई नो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको समझते हैं। होम्योथर्मी का मतलब होता है कि जब हम हमारे इनर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आउटर टेम्परेचर से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे इनर टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करेंगे? हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। इसी को होम्योथर्मी कहा जाता है और हम इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो एव्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, तो पैरट एव्स है और प्लेटिपस और कैंगरू जो होते हैं वो मैमल्स हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एक चीज़ और ज़रूरी है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन वो लोग करते हैं वो होता है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। वहीं बर्ड में 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक उनका टेम्परेचर रहता है, जिसे वो मेंटेन करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी है कि जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करे। जो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होती है, आप जानते ही होंगे। तो हाइपोथैलेमस जो रहती है वो मॉनिटर करती है ब्लड टेम्परेचर को और कंट्रोल करती है थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन कहीं ना कहीं नर्वस और हार्मोनल मीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इसीलिए पैरट, प्लेटिपस और कैंगरू ये तीनों मैमल्स थे, तो हमने उसको होम्योथर्मी में काउंट किया। तो सही आंसर डी ऑप्शन था। वॉट इज़ ट्रू अबाउट नीरी, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश? यहाँ पर इन चारों के लिए क्या चीज़ सही है? दे ऑल पजेस डोर्सल हार्ट, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस। तो सही आंसर यहाँ पर होगा इन सभी के अंदर डोर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है। इन चारों की बात की जाए तो चारों ही ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट में आते हैं, यानी इनमें वर्टिब्रेटा नहीं होती, तो इनवर्टिब्रेट से चारों ही। अब दूसरा ऑप्शन कहता था नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नीरीज होता है वह एक्वेटिक होता है। नीरीज क्या होता है? एक्वेटिक होता है। और एक्वेटिक में भी नीरीज होता है मराइन, ठीक है। उसके अलावा स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो सिर्फ नीरीज पानी में रहता है, बाकी सारे जो 3 ऑर्गेनिज्म है वो लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं। दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइला, ये भी बात बिल्कुल गलत है। ये चारों एक फाइलम में नहीं आते। नीरीज की बात की जाए तो नेरीज आता है एनालीडा फाइलम के अंदर, एनालीडा के अंदर। और बाकी के जो 3 थे यानी स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश, ये तीनों आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है, सिल्वर फिश अगर हम कह रहे हैं तो फिश आर्थ्रोपोडा में कैसे आ जाएगी? वो तो फाइलम कॉर्डेटा में जाना चाहिए और उसके अंदर भी क्लास स्पाइसेस के अंदर जाना चाहिए। तो ये वाली चीज़ को हम यहाँ क्लियर करते हैं। सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मिस गाइड कर देती है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वर फिश एक तरह का इंसेक्ट होता है, इसीलिए वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो नीरीज फाइलम एनालीडा में, वहीं स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो एनालीडा, आर्थ्रोपोडा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन था दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर नीरीज की बात करूँ तो इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। बाकी के जितने 3 हैं यानी स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वर फिश, इन तीनों में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो यहाँ पर नीरीज थोड़ा सा एक्सेप्शन था और ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आई होप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, क्लियर होगा। तो और सही आंसर यहाँ पर कौन सा था? इन सभी में डोर्सल हार्ट होता है, तो ये ऑप्शन सब में कॉमन था। 58 बाय रेडियल सिमेट्री एंड लेक
लैक ऑफ नीडोप्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायरेडियल सिमेट्री। और नीडोप्लास्ट का एब्सेंट होना ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा, किस में होगा? हाइड्रा स्टारफिश, सी एनिमल, टीनोप्लाना, बिरोई, ऑरेलिया या फिर पैरामीशियम साथ में। तो यहाँ सही आंसर है सी ऑप्शन, टीनोप्लाना एंड बिरोई। टीनोप्लाना इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, हम टीनोफोरा से समझते हैं इसको। टीनोफोरा एक तरह का स्मॉल फाइलम होता है। जिन फाइलम की अगर हम इस टीनोफोरा की बात करते हैं तो टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मराइन होते हैं, पानी में रहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं। टीनोप्लाना और बिरोई दोनों की ही बात की जाए तो ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स टीनोफोरा के अंदर आते हैं। तो टीनोफोरा के अंदर ये दोनों आते हैं जिसको हम टीनोप्लाना और बिरोई कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इन दोनों में बायरेडियल सिमेट्री होती है, और बायरेडियल सिमेट्री का मतलब है इनमें रेडियल प्लस बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो बायरेडियल का मतलब क्या होता है? बायलैटरल प्लस रेडियल, उसको मिलाकर बनता है बायरेडियल। तो इस तरह की सिमेट्री इनमें पाई जाती है। इनमें जो स्पेशल तरह के स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नेमेटोसिस्ट जिसे कहा जाता है, वो भी पाए जाते हैं। सॉरी, नहीं पाए जाते, मैंने गलत कह दिया। सो जो नेमेटोसिस्ट स्पेशलाइज स्टिंगिंग यानी चिपकने टाइप के सेल्स जो होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं जो सीलेंट्रेट्स में जनरली होते हैं, वो टीनोफोरा में नहीं होते। लेकिन इनमें एक स्पीशीज होती है हेकेलिया रूब्रा कर, हेकेलिया रूब्रा, RUBRA, HAECKELIA, हेकेलिया RUBRA। तो उसके अंदर जो जेली फिशेज होती है प्रे, वो सभी इसके अंदर आ जाती है और उनमें कहीं ना कहीं स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब आर। सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब का कॉमन कैरेक्टर हमें 2 बताने, बुक लंग्स एंड एंटीने, कंपाउंड आइज एंड एनल सर्काई, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रैकिया, या फिर ट्रैकी लिखा है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब तीनों के अंदर ही ये पाए जाते हैं। ये तीनों ही जो ऑर्गेनिज्म है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इन सभी में जॉइंटेड लेग्स और काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बाहर का जो स्केलेटन होता है इनका, वो काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जनरली आते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इनमें होती है। इनमें हीमोसील पाई जाती है, एक तरह की सीलोम, और इनका ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी यहाँ पर कोई आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे ह्यूमंस की कम्युनिटी बात करते हैं तो हम लोगों में वेन्स होती हैं और पूरी जो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हमें आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ऐसे ओपनली ब्लड फ्लो नहीं करता हमारे अंदर। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों ही, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के अंदर ओपन टाइप का सिस्टम होता है। इनमें कोई कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स नहीं होती है। 61. In which one of the following sets of animals do all the 4 give birth to young ones? इन चारों एनिमल्स के सेट में ऐसा कौन सा सेट है जो सभी यंग वन को बर्थ देता है, यानी हमें विविपेरस ऑर्गेनिजम्स को बताना है। कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, लायन, बैट, व्हेल, ऑस्ट्रिच, प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटेमस, श्रियू, बैट, कैट या फिर कीवी। तो ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। सही आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है, कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन और लॉरिस। इनके बारे में समझते हैं। ये चारों ही ऑर्गेनिज्म मैमल्स होते हैं, इसी वजह से ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और ये विविपेरस कहलाते हैं। ऑस्ट्रिच और कीवी की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर ऑस्ट्रिच और कीवी नाम का भी 2 मेंशन थे नाम। तो ऑस्ट्रिच और कीवी जो बर्ड्स हैं तो वो तो जाहिर सी बात है वो एग्स को ही ले करेंगे, वो ओविपेरस होते हैं। प्लेटिपस की बात की जाए तो वो थोड़ा सा प्रिमिटिव लिविंग मैमल होता है, थोड़ा पुराने टाइप का, लेकिन मैमल तो है। तो मैमल जनरली यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन प्लेटिपस अकेला ऐसा एक्सेप्शन है मैमल्स के अंदर जो कि एग लेइंग मैमल है। एग लेइंग मैमल यानी कि वो अंडे देता है लेकिन फिर भी वो मैमल है। ठीक है, तो प्लेटिपस भी कैंसिल ही हो जाता है। और इसके अलावा जो ऑप्शंस यहाँ पर मैमल्स के दिए थे वो सभी जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन उनका पूरा ऑप्शन सही नहीं हो पा रहा था। तो सही ऑप्शन जो होता वो ए ऑप्शन ही होता। तो यहाँ पर कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन और लॉरिस आपको याद रखना है। और कंसेप्ट तो मैंने यहाँ बता ही दिया आपको। तो है 62nd के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल? इनमें से लिविंग फॉसिल कौन नहीं है? पेरिपेटस, स्फिनोडॉन, किंग क्रैब, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स तो होता है, स्फिनोडॉन मतलब इसमें यहाँ पूछा गया कि लिविंग फॉसिल कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो
आर्कियोप्टेरिक्स है वही सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक तरह का फॉसिल है आर्कियोप्टेरिक्स, बल्कि वो एक तरह की कनेक्टिंग लिंक है बेसिकली। और बाकी के जो 3 ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इन्होंने नाम लिए हैं, जिसका नाम है पेरीपेटस, फिनोडॉन और किंग्रेमिया, आज भी जिंदा है लेकिन ये लिविंग फॉसिल है। तो सही आंसर जो कि लिविंग फॉसिल नहीं होना चाहिए वो आर्कियोप्टेरिक्स ही है। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह है, जो लिविंग फॉसिल होते हैं वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो लिविंग स्पीशीज को दी जाती है या फिर क्लेड को दी जाती है। यहाँ नोट करती हूँ CLADE, आपको याद रखना है वर्ड। तो क्लेड या फिर लिविंग स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स की होती है जो क्लोजली रिजेंबल करती है ऐसी स्पीशीज को जो कहीं ना कहीं फॉसिल बन चुके हैं, जो आज की दुनिया में जिंदा नहीं है, पर वैसे ही होने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉसिल कहलाते हैं। तो जो जिंदा चीजें जो फॉसिल जैसी लगती है उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, और इन सभी के अंदर कोई क्लोज लिविंग रिलेटिव्स भी नहीं होते हैं। और ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये सरवाइव कर जाती हैं मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स के अंदर भी, और जनरली ये अपने लो टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी को भी रिटेन कर लेती है। तो ये वाली चीज़ तो डेफिनेशन की होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ लिस्ट आपको सुना देती हूँ, नोट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो जो लिविंग फॉसिल्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर वो होते हैं, पहला है सीलोकैंथ, उसके बाद है कोरल पॉलिप जिसको कहते हैं, क्रोकोडाइलिया जिसमें क्रोकोडाइल्स, गेवियालिस और एलिगेटर्स आते हैं, हॉर्स शू क्रैब जिसको ल्यूम्यूलस पॉलीफीमस कहा जाता है, मोनोट्रीम्स जिनके अंदर प्लेटिपस और इकिडना आ जाते हैं, स्नाउट नोज्ड फ्रॉग, थोड़ी स्नाउट वाला फ्रॉग जिसके अंदर नेसिका बेट्रेकस आ जाते हैं, और सहया ड्रेनिसिस कहते हैं उसको। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो अर्लीस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव नोन बर्ड है डेट की आज तक अगर हम बात करें तो। ये जो ऑप्शन था ये पुरानी एक बर्ड होती थी लेकिन वो लिविंग फॉसिल नहीं। तो मैं अब इसका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। और इसको बात की जाए तो ये जुरासिक पीरियड जो था उसमें रहती थी। 150 से 155 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात थी जब ये आर्कियोप्टेरिक्स नाम का बर्ड रहता था, जिंदा था, और इसके अंदर फेदर्स होते थे, विंग्स होते थे, लेकिन इसके अंदर टीथ भी होते थे, और इसका स्केलेटन जो था वो कहीं ना कहीं सिमिलर था एक डायनासोर की तरह। तो कार्निवोरस डायनासोर्स जो होते हैं उसकी तरह जो स्केलेटन था वो आर्कियोप्टेरिक्स में पाया जाता था। तो ये एक ऐसी बर्ड थी जो कि डायनासोर से रिजेंबल करती थी, और इसके अंदर थेरोपोड नाम के जो डायनासोर होता है, THEROPOD, थेरोपोड डायनासोर से कहीं ना कहीं मैच करती थी ये बर्ड। और आर्कियोप्टेरिक्स एक पावरफुल पीस है एविडेंस का जो शो करता है कि बर्ड्स कहीं ना कहीं डायनासोर्स से इवॉल्व हुए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए था। और ये कनेक्टिंग लिंक भी होती है। मैंने कनेक्टिंग लिंक जो नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा है, आप चेक कर सकते हैं। सो उसके अंदर मैंने जो पूरे वायरस बैक्टीरिया का कौन सा कनेक्टिंग लिंक होता है, प्लांट्स एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, वो सभी बताया। तो जितने इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से होना चाहिए वो सारी एक लिस्ट बनी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे वीडियो सेगमेंट में चेक कर तो वो क्लियर हो जाएगा। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो आर्कियोप्टेरिक्स था। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, जो एनुअल माइग्रेशन होता है कौन से ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, सामन या फिर सेलेमेंडर। तो सही आंसर है डी ऑप्शन सेलेमेंडर। बाकी सामन, साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न तीनों ही जो एनिमल्स होते हैं वो एनुअल माइग्रेशन यानी हर साल में एक बार एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस होती है जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं उसको शो करते हैं। सो सेलेमेंडर नहीं करता। माइग्रेशन एक तरह का सीजनल मूवमेंट होता है जिसमें कंप्लीट पॉपुलेशन जो होता है एनिमल का वो एक अच्छे फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जिस जगह पे वो ऑलरेडी रह रहे होते हैं वहाँ पर अच्छी कंडीशंस नहीं होती तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं सिर्फ साल में एक बार ऐसा करने को, और बाद में जब कंडीशंस वापस इस जगह की सही हो जाती है तो वो अपने ओरिजिनल एरिया में आ जाते हैं। और इसमें जो कॉमनली जो मैमल्स जो माइग्रेशन शो करते हैं उसमें आते हैं पोर्पोइसेस, टॉर्टोइज नहीं कह रही हूँ मैं, पोर्पोइस कह रही हूँ, PORPOISES, पोर्पोइसेस। फिश आ जाती है जिसमें ईल्स और सामन आ जाती हैं, ईल्स का स्पेलिंग लिख देती हूँ ईल्स, और सामन तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें बर्ड्स को देखा गया है जो कि माइग्रेशन शो करती है। और आर्कटिक टर्न जो रहते हैं वो भी शो करते हैं, इसका नाम भी यहाँ पर मेंशन ही है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल ये एनुअली माइग्रेट करते हैं अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से आर्कटिक सर्कल से, मतलब जो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है आर्कटिक सर्कल से एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ते हैं। और जो सामन होती है, सामन ऐसी मछली है जो कि माइग्रेट करती है मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, तो थोड़ा सॉल्टी टाइप का पानी होगा वहाँ से फ्रेश पानी में जाएगी। और क्यों जा रही है, क्योंकि उसको वहाँ पर स्पॉनिंग परफॉर्म करनी है। स्पॉनिंग अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को चेक करा होगा तो मैंने स्पॉनिंग वगैरह भी पढ़ाया, पॉन्ड मैनेजमेंट जो मैंने वीडियो डाला उसमें मैंने स्पॉनिंग एक्सप्लेन करी है।
तो स्पॉनिंग परफॉर्म करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए ये जो फिशेस होती है वो फ्रेश वाटर में चली जाती है। साइबेरियन क्रेन की बात करी जाए तो वो ब्रीड करती है आर्कटिक रशिया में, जिसका पूरा नाम होता है क्यूटिया, YKUTIA, तो क्यूटिया इसको पढ़ा जाता है, और वेस्टर्न साइबेरिया के अंदर। और ये लॉन्ग डिस्टेंट माइग्रेंट होती हैं जो रहती हैं, और फिर वहाँ से फ्लाई कर कर घूमते हुए यहाँ इंडिया तक भी आती है। सेलेमेंटर एक तरह का एम्फीबियन, जिसका आंसर हमने यहाँ दिया था। तो सेलेमेंडर एक तरह का एम्फीबियन होता है जिसमें स्लेंडर बॉडी होती है, शॉर्ट लेग्स होते हैं, लॉन्ग टेल होती है, और आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन जो देखा जाए तो बड़ी मुश्किल से ही ये बाहर निकलते हैं, अपना सभी टाइम अपने अंडरग्राउंड ही बिताते हैं। सो सेलेमेंडर यहाँ सही आंसर था, क्योंकि ये कोई माइग्रेशन शो नहीं करता है। बाकी सामन, आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन तीनों एनुअल माइग्रेशन शो करते हैं। Metamerik segmentation is the characteristic of Mollusca chordata, Platyhelminths, Arthropoda, Echinodermata, Annelida, Annelida, Arthropoda। सही आंसर है डी ऑप्शन, Annelida, Arthropoda। जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, Annelida और Arthropoda का। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेटामेरिज्म एक तरह की टर्मिनोलॉजी है जिसमें लीनियर रिपीटेशन पार्ट्स जो रहते हैं बॉडी के एनिमल में रिपीट करते हैं, तो लीनियर रिपीटेशन मेटामेरिज्म कहलाता है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल फाइला के अंदर पाया जाता है, जैसे कि एनालीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो एनालीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ये पाया जाता है सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस। एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा की बात करने के बाद जो सेगमेंट रहते हैं, एक एक छोटा छोटा जो टुकड़ा रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों का जुड़ना क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है। और एक एक छोटा छोटा टुकड़े की हम बात करें तो वो क्या कहलाता है, वो मेटामियर कहलाता है। और उसको कभी कभी एक और नया नाम दिया जाता है सोमाइट, SOMITE। तो आप ये याद रखेंगे, सोमाइट इज इक्वल्स टू मेटामियर। उसके बाद जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इस तरह की कंडीशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटेशन दिखाई देता है उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, बाद में हम लोगों पे से सेगमेंटेशन हट जाते हैं, हमें कोई बड़े होकर सेगमेंट्स कहीं दिखाई नहीं देंगे, आप देखेंगे भी तो। और सिर्फ हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर सेगमेंटेशन रहता है। और जो एडल्ट कॉर्डेट्स होते हैं, एडल्ट कॉर्डेट्स यानी बड़े वाले कॉर्डेट्स, उनमें सेगमेंटेशन विजिबल रहता है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जैसे उनकी वर्टिब्री के ऊपर, रिब्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर और ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हम लोग अब जब बड़े हो जाते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो हम पर बड़े होकर आपको कहीं पर भी मेटामेर्स नहीं दिखेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे ऊपर भी नजर आते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर पे ही मेटामेरिज्म बाकी रह जाता है, बाकी फिर वो खत्म हो जाता है। और कहाँ बाकी रह जाता है, वर्टिब्रे पर, रिब्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। और बाकी के जितने भी एनिमल्स की बॉडीज रहती है वो अनसेगमेंटेड बॉडीज के होते हैं। Which one of the following is a matching set of a phylum and is 3 examples? कौन सा मैचिंग सेट है फाइलम का, उसकी 3 एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही हैं। पोरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, पेनाट्यूला, निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया। प्लेटिलमिन्स के अंदर प्लेनेरिया, शेजोस्टोमा, एंटोरोबियस, मोलस्का, लॉलिगो, टेरिडोर, ऑक्टोपस। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, मोलस्का के अंदर लॉलिगो, टेरिडोर, ऑक्टोपस। मोलस्का एक ऐसे एनिमल का पूरा फाइलम होता है जो कि जिनमें सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। यूजुअली एक शेल इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। बॉडी इनकी हेड, आइज और टेंटिकल्स में डिवाइडेड होती है, और मस्कुलर फूड भी इनमें पाया जाता है। विसरल मास रहता है जो हाउस करता है दूसरे ऑर्गन्स को। लॉलिगो जिसका दूसरा नाम स्क्विड या फिर सी एरो होता है, और टेरिडो जिसका दूसरा नाम शिप वॉर्म होता है, शिप वॉर्म कहते हैं इसको। ऑक्टोपस जिसका तीसरा यहाँ पर नाम मेंशन्ड है। तो ये लॉलिगो, टेरिडो और ऑक्टोपस तीनों ही इसके अंदर आते हैं। और जो ऑप्शन ए था अगर उसको समझने की कोशिश करें तो स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला जो होते हैं वो पोरीफेरा में आते हैं, लेकिन जो पेनाट्यूला है, सी पेन या फिर सी फेदर जिसको कहते हैं, वो सीलेंट्रेटा के अंदर आता है। फाइसेलिया, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फाइसेलिया और ऑरेलिया जो होते हैं, फाइसेलिया और ऑरेलिया जो रहते हैं वो निडेरिया के अंदर आते हैं, वहीं जो बोनेलिया है वो फाइलम एनालिडा के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में था प्लानेरिया और शाइजोस्टोमा जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आते हैं, वहीं जो एंटेरोबियस है यानी कि उसका दूसरा नाम होता है एंटेरोबियस का, पिन वॉर्म, ये आते हैं एसके हेल्मिन्थ्स के अंदर। तो जो सही आंसर था, जो मोलस्का में तीनों ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो था लॉलिगो, टेरिडो और ऑक्टोपस। वॉट इज कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया? इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? ये सभी पैरासाइट्स हैं। इनके अंदर ये सभी की बात की जाए तो ये यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हैं, फ्लैजिला होता है इनमें, या फिर ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सही आंसर बी ऑप्शन है, ये सभी यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हैं।
प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स का, और प्रोटिस्टा के अंदर हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपना न्यूट्रिशनल मोड उनमें वेराई कर सकता है, डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। प्रोटिस्ट फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, सॉइल के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं। सिम्बायंट्स बन के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी कभी कभी रह सकते हैं, या तो अकेले रहेंगे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोसिस परफॉर्म करेंगे। और ट्रिप्नोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस और जियार्डिया, ये चारों ही जो हैं वो यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट है। तो सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन था। 67th, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालीड्स द प्लेटीहेल्मिन्थ्स शो। एनालीड्स के कॉन्ट्रास्ट में हम बात कर रहे हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या शो करते हैं? एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सूडोसील। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इन सभी के अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एसिलोमेट्स कहलाते हैं। एनालीड्स की बात की जाए तो इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है और वो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और शाइजोसीलस तरह की बॉडी कैविटी एनालीडा में होती है। सो दोनों ही एनालीडा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर सिमेट्री जो होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो सही आंसर तो यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। उसी की वजह से दोनों में डिफरेंस आते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस शो करे, एक कोई ज्यादा तेज ऊपर हाई पोजीशन पे तो कोई लोअर पोजीशन पे। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट है। कोई चीज डार्क है तो दूसरी चीज लाइट है, ये क्या है? ये भी कॉन्ट्रास्ट है। उसी तरह से पूछा गया कि एनालीडा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो वो उनकी बॉडी कैविटी में आता है। एक तो पूरे तरह से बिना बॉडी कैविटी का है और एक बॉडी कैविटी का है। जो बिना बॉडी कैविटी का था वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स था, और एनालीडा तो शाइजोसील वाली बॉडी कैविटी का होता है। 68 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट द रॉन्ग वन। यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। आपके ऑप्शंस है, प्रॉन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एंटीनेम। जो प्रॉन होते हैं उनके अंदर 2 पेयर होते हैं एंटीने के। नेक्स्ट है, नेमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम निडेरिया। मिलीपीड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा आर मराइन एंड फ्रेश वाटर। तो सही आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, प्रॉन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एंटीने। ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो प्रॉन्स होते हैं इनमें एक पेयर रहता है एंटीना का, और दोनों ही की बात की जाए, दोनों ही जो साइड होते हैं, सॉरी कहना चाहिए, उनके सिर के ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द एंटीन्यूल। और सेंसरी, एक्सक्रीटरी और बैलेंसिंग रहते हैं ये फंक्शन के अंदर। सेंस भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करेंगे, और बैलेंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ये। और एंटीन्यूल्स उनके दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होता है। उनकी जो बेस होता है आई स्टॉक का, आई स्टॉक के नीचे के बेस के नीचे करीब करीब एंटीन्यूल वहीं आसपास लगे होते हैं। एंटीन्यूल के उधर उसके जस्ट नीचे, एंटीन्यूल्स के जस्ट नीचे एंटीने होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है एंटीन्यूल्स का वो टेक्टाइल होता है। नेमेटोसिस्ट जो रहते हैं वो नीटोब्लास्ट के अंदर होते हैं, और नेमेटोसिस्ट का काम होता है ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस कहलाते हैं ये, और डिफेंस कहलाते हैं। मिलीपीड जो रहती है वो क्लास मायरियापोडा के अंदर आते हैं, और इनमें 1000 लेगर्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि हज़ारों लेग इनमें पाए जाते हैं। और न्यूमरस वॉकिंग लेग्स होते हैं ये इनके। बॉडी इनकी स्मॉल हेड और 40 ट्रंक सेगमेंट्स की बनी होती है। इसमें 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एनिमल्स जो रहते हैं, बिलोंग करते हैं जो कि फाइलम पॉरीफेरा से, वो जनरली मराइन होते हैं, और फ्यू ही उसमें फ्रेश वाटर होते हैं। तो हर पॉइंट को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following unicellular organism has a macronucleus for trophic function and one more micronuclei for reproduction? इनमें से कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लिया पाया जाता है? तो मैक्रो का काम तो होता है ट्रॉफिक फंक्शन को परफॉर्म करना, वही जो माइक्रोन्यूक्लिया होता है उसका रिप्रोडक्शन का काम रहता है। तो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा या फिर ट्रिप्नोसोमा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पैरामीशियम। पैरामीशियम का जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल्स जो आपने फोकस करा होगा तो उसके डायग्राम्स में ये चीज़ को हमेशा हम मेंशन करते हैं। तो आंसर सी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मैमिलिया? आपके सामने जो अभी मैं कैरेक्टर्स बताऊंगी वो क्लास मैमिलिया की मतलब होना है कि? ऑप्शंस, थीकोडोंट डेंटिशन,
alveolar lungs, 10 pairs of cranial nerves, 7 cervical vertebrae। तो सही जो आंसर होना चाहिए वो सी ऑप्शन होगा, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। मैमल्स जो होते हैं इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर गलत हो जाता है, वो उसके लिए सही पॉइंट नहीं होगा। हम लोगों में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। 10 पेयर अगर क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो वो फिशेस में और एम्फीबियंस में पाई जाती है। आपको ये याद रखना है, 10 पेयर किस में पाया जाएगा, फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर, और 12 पेयर्स किसके अंदर है, मैमल्स के अंदर, और मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं। दूसरी बात, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, अब अगर इनको देखें तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इन तीनों में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। वहीं फिशेस में और एम्फीबियंस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो जो पॉइंट यहाँ गलत हो जाता है वो 10 पेयर है, यहाँ तो 12 आना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। In arthropoda, head and thorax are often used to form cephalothorax। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम रहता है उसमें हेड और थोरैक्स को मिलाकर सिफेलोथोरैक्स बनता है। बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन आपके सामने जो फॉलोइंग क्लासेस रहेगी उसमें ऐसा कौन सी क्लास रहेगी जिसमें बॉडी जो रहेगी वो हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर और एब्डोमेन के अंदर डिवाइड हो। तो आपके ऑप्शन है इंसेक्टा, माइरियापोडा, क्रस्टेशिया, एरिकनीडा और क्रस्टेशिया। कोई इन्होंने क्रस्टेकिया लिख दिया है, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो ऑप्शंस तो हमने देख लिए, सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, इंसेक्टा। जो बॉडी रहती है आर्थ्रोपोडा में वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स की बनी होती है। सेगमेंट 3 तरह से डिवाइडेड रहते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। हेड और थोरैक्स मिलकर जो चीज़ बनाते हैं उसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। और जो क्लास इंसेक्टा होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो आते हैं उन सभी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। The animals with bilateral symmetry in young stage and radial pentamerous symmetry in the adult stage belong to the phylum। ऐसे एनिमल्स जिनमें बायलैटरल सिमेट्री तो पाई जाती है यंग स्टेज में, वहीं पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है एडल्ट स्टेज में, ऐसा फाइलम का नाम आपको बताना है। एनालिडा, निडेरिया, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। सही आंसर है डी ऑप्शन, इकाइनोडर्मेटा। इसी में इस तरह की स्टेज होती है, बायलैटरल पहले रहते हैं और बाद में ये लोग पेंटामेरस हो जाते हैं। थोड़ा सा समझा देती हूँ इसी चीज़ को आपको। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है और बाद में यही जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री वाले हो जाते हैं। और रेडियल सिमेट्री भी कौन सी वाली, पेंटामेरस सिमेट्री। तो सही आंसर हमने देखा। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन दी टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट। जो टेडपोल रहता है फ्रॉग का छोटा वाला फॉर्म, तो थोड़ा इस टाइप का दिखता है। और मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में, उसमें टेडपोल कैसा दिखता है मैंने उसमें पूरा उसका एनिमेशन दिखाया है। तो आप वो वाला चेक कर लेंगे वीडियो, तो थोड़ा और अच्छा एनिमेटेड हमको क्या होता है लर्न हो जाती है कोई चीज़, तो आप उसको देख लीजिएगा। सो अब यहाँ पर आप सोचिए कि आपके हिसाब से प्रेजेंस ऑफ गिल्स जो रहते हैं टेडपोल ऑफ फ्रॉग के अंदर क्यों पाए जाते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं। फिश वर एम्फीबियस इन दी पास्ट। फिश जो थी वो पहले एम्फीबियस होगी पहले। फिश इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर। फिश जो है कहीं ना कहीं उसके पूर्वज फ्रॉग रहे होंगे। फ्रॉग विल हैव गिल्स इन दी फ्यूचर। बाद में फ्रॉग जो है फ्यूचर में उनके अंदर गिल्स आ जाएंगे। फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स, या फिर फ्रॉग जो है वो गिल्ड एंसेस्टर से आए हैं। तो सही आंसर डी ऑप्शन है, फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर। फ्रॉग्स जो है वो ऐसे उनके पूर्वज रहे होंगे जिनमें गिल्स हुआ करते थे। सो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जो एम्फीबियंस है उनमें फ्रॉग्स आते हैं और ये फिशेस से ओरिजिनेट हुआ। ये यूनिवर्सली आज हमें पता है कि सबसे पहले फिश थी, फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स बनी, बर्ड्स बनी और फिर मैमल्स बने, इस तरह का कहा जाता है। सो रिजेम्बलेंस जो है यहाँ पर एम्फीबिया का, यानी मैच जो होते हैं एम्फीबियंस फिश के साथ, वो बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ बॉडी से मैच करते हैं, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड दोनों ही होंगे। फिश रेस्पायर करती है गिल्स से, और जो टेडपोल होते हैं फ्रॉग के वो भी गिल्स से रेस्पायर करते हैं। सो टू प्रिवेंट डेसिकेशन इन एयर, वो बच्चे हवा में उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, सूख ना जाए, तो वो सूख ना जाए इसीलिए हवा में उनके अंदर जनरली वो जो एग्स रहते हैं फ्रॉग अपने पानी के अंदर ले करते हैं। अब जब बच्चे पानी में पैदा होंगे तो पानी में सांस लेने के लिए उनको गिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। 74 यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिज्म किस में पाया जाता है, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स,
फ्रॉग्स एंड टोड्स, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूरिकोटेलिज्म का मतलब होता है जब एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है वो जनरली एग के अंदर पूरे इनक्लोज्ड रहते हैं, जहाँ पर वाटर बहुत कम रहता है, जहाँ पानी की बहुत कमी होगी तो वहाँ पर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली जो ड्राई टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसमें जो एडल्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ को परफॉर्म करते हैं। यूरिक एसिड जो रहता है वो एक थिक पेस्ट की तरह, क्योंकि जहाँ वाटर की कमी होगी तो वो ज़्यादा मतलब कहना चाहिए लिक्विड टाइप का यहाँ पर उनका फीसेस नहीं होगा। सो इसी वजह से जो यूरिक एसिड का डिस्चार्ज होता है वो थिक पेस्ट या फिर सॉलिड पैलेट की तरह होता है। पैलेट की स्पेलिंग लिख देती हूँ, PELLET। सॉलिड पैलेट की तरह नजर आता है। जैसे एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, गैस्ट्रोपोड और मोलस्का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही था। 75, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। इनमें से एक कोई ऐसा फीचर होगा जो बहुत ज़्यादा यूनिक है मैमेलियन बॉडी के लिए। होम्योथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, 4 चैम्बर्ड हार्ट या फिर रिब केज। तो सही आंसर बी ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो यूनिक फीचर होता है मैमल का वो रहता है प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, और जो मेम्ब्रेन रहती है जो सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी के साथ। तो जो कैविटी रहती है दूसरे एनिमल्स की वो डिवाइडेड रहती है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी में। और होम्योथर्मी, 4 चैम्बर्ड हार्ट, रिब केज, ये तो तीनों चीज़ें हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं मैमल्स के, जो कि सभी एनिमल्स में भी पाए जा सकते हैं कई हद तक। तो जो प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम है वो एक यूनिक फीचर है, वो जो चीज़ है वो सिर्फ मैमल्स में ही पाई जाएगी। बाकी होम्योथर्मी, 4 चैम्बर्ड हार्ट, रिब केज वो दूसरे एनिमल्स में भी मिल सकता है। तो यूनिक फीचर तो एक अकेला इकलौता फीचर तो यही वाला होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will। अगर एक फ्रेश वाटर का प्रोटोजोआ है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और उसको आप ग्लास के अंदर जिसमें मराइन वाटर भरा हुआ है उसमें डाल दोगे तो वैक्यूल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा नंबर में, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा या फिर साइज में छोटा हो जाएगा? सही आंसर है साइज में छोटा हो जाएगा। जो अमीबा होती है वो एक तरह का फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करना। अब जब भी आप अमीबा को या फिर किसी भी यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोन को, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को, यानी कि ऐसा पानी में रहने वाला प्रोटोजो आपने लिया है जो कि सॉल्ट के पानी में नहीं रहता है, उसको आप क्या कर रहे हो? मराइन वाटर में डाल दे रहे हो, यानी सॉल्ट के पानी में। तो होता क्या है, जो वाटर रहता है वहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भरा था ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं उसमें से निकल कर बाहर चले जाता है। इस वजह से जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है वो पहले इतना बड़ा था, सिकुड़ कर वो छोटा सा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का पानी तो बाहर सराउंडिंग में चला गया। तो अब वो कैसा हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ हो जाती है। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है अगर उसको इंक्रीज करना है साइज में, इसको बड़ा करना है, तो उसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालना होगा। तो मान लीजिए वो छोटा हो गया है और अभी ये कौन सा पानी में था? मराइन पानी में था। मराइन वाटर से अगर आपने हाइपोटोनिक पानी में डाल दिया, हाइपोटोनिक यानी जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम, ऐसे पानी में अगर आपने अब इसको डाल दिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को, तो ये वापस फूल कर बड़ा हो जाएगा, इस पर पानी वापस भर जाएगा। तो वाटर विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इस वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा उसमें भरता गया पानी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और फिर डिसअपियर ही हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और इसमें मेनली जो ऑस्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट होता है, ऑस्मोसिस का जो कंसेप्ट होता है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ द हेड ऑफ सम एम्फीबियंस। बार्थोलिन ग्लैंड एम्फीबियन के सिर के आसपास होते हैं। एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो टेल होती है उसके रिड्यूस्ड एंड निचले पोर्शन पे होते हैं। ऑन द ईदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो ह्यूमन फीमेल है उनमें जो वेजाइना हो गए उसके दोनों साइड प्रेजेंट हो गए। ऑन ईदर साइड ऑफ वेस्ट डिफरेंस इन ह्यूमंस, या फिर ह्यूमन मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होती है उसके आसपास प्रेजेंट हो गई। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। जो बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं वेजाइना इन ह्यूमन फीमेल्स में। और ये जो ग्लैंड्स रहते हैं वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेट करता है वल्वा को ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही था।
द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज, अमीबा के आसपास एक सिस्ट बन जाता है, तो वो जो सिस्ट बनने की प्रोसेस है उसको एनसिस्टमेंट बोलते हैं। तो ये जो एनसिस्टमेंट है इसका एडवांटेज क्या होता है, क्या फायदा है इस चीज का। सो जो एबिलिटी रहती है टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, जब फिजिकल कंडीशंस खतरनाक हो जाएगी जब उसको हेल्प करेगा सर्वाइव करने में। टू द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड, बिना खाने के कुछ टाइम रह सकती है अमीबा। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स, पैरासाइट से और प्रेडेटर से बचने के अंदर हेल्प करता है। द चांस टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भर गया उसको उससे छुटकारा पाने के लिए इसमें ये इंसिस्टमेंट होता है। तो सही आंसर है अमीबा के लिए ए ऑप्शन, कि उसकी जब एडवर्स कंडीशंस आ जाती है, खतरनाक कंडीशंस आ जाती है, तो उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है ये सिस्ट। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सिस्ट बनती है और वो रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू जब एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अमीबा को ड्रॉ करती हूँ, सबसे पहले ये अमीबा है, तो अमीबा की कंडीशंस बहुत खराब चल रही है आसपास की, तो ये क्या करेगी, अपने आसपास सिस्ट बना लेगी। अब सिस्ट तो बना लिया, लेकिन इसकी आदत है रिप्रोड्यूस करने की बाइनरी फिजन से, लेकिन अब बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस ना करते हुए बहुत सारी अमीबा एक ही अंदर मल्टीपल फिजन के थ्रू ये बना लेगी, सिस्ट के अंदर ही बन जाएगी वो सभी। और जब कहना चाहिए एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, एनिमल जो रहता है अपने आसपास 3 लेयर की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, 1 2 और एक तो ऑलरेडी बनी थी तो उसी को काउंट कर लेते हैं, तो 3 लेयर्स बनाता है जो एनिमल रहता है अपने आसपास। और काइटिनस सिस्ट होता है काइटिन का बना हुआ, और ये इनएक्टिव रहती है अंदर, जब अंदर पैक हो जाती है इनसाइड द सिस्ट। और जो न्यूक्लियस है इसका लगातार डिवाइड करता रहता है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है जो आपस में एक दूसरे को अरेंज करके पेरीफेरी पर आ जाते हैं, यानी बॉर्डर के ऊपर सारे आ जाएंगे। ये देखिए आप, मैं अरेंज करती आ रही हूँ, तो ये बॉर्डर पर आ गए सारे न्यूक्लियस और पेरीफेरी पर आ गए यानी कि। और हर डॉटर न्यूक्लियस जो रहता है वो फिर बाद में थोड़ा उसमें आसपास साइटोप्लाज्म आ जाता है, फिर वो एक नई डॉटर अमीबा बना लेता है जिसको अमीब्यूला कहा जाता है। मैं नोट करती हूँ, आपको स्पेलिंग नोट करने में आसानी होगी। अमीब्यूला, ठीक है, अमीब्यूला। उसका दूसरा नाम भी यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग, सूडो, PSEUDO, सूडोपोडियो स्पोर। थोड़ा सा कनेक्टेड रहना था पर मेरी स्पेस नहीं है, तो सूडोपोडियो स्पोर आ जाएगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो सिस्ट रहता है जो अमीबा के आसपास ड्रॉ हुआ था, तो ये जो सिस्ट था अमीबा के आसपास वो फट जाता है, टूट जाता है। और होता ये है कि जो छोटे छोटे अंदर अमीबा के बच्चे बन गए थे, अमीब्यूला जिसे हम कह रहे थे, वो बाहर आ जाते हैं और अपने नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं वो, और उनमें अच्छे से सूडोपोडिया भी बन जाता है अब। और फिर वो आराम से घूमते हैं, रैपिडली खाना खाते हैं और रैपिडली एडल्ट के अंदर बदलने लगते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को बिताने लगते हैं। तो ये था जिसका सही आंसर था, सिस्ट बनता है इसलिए क्योंकि एडवर्स फिजिकल कंडीशन से अमीबा को बचाने के लिए। सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमिक हार्ट का क्या मीनिंग होता है, द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिम्युलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ऐसा हार्ट जो कि नर्वस सिस्टम के सिग्नल देने के ऊपर काम करता है। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, ऐसे हायर वर्टिब्रेट्स जिनमें लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स, पूरा हार्ट जो लोअर वर्टिब्रेट्स का होता है वो, या फिर 2 वेंट्रिकल्स टुगेदर इन ह्यूमन, 2 वेंट्रिकल ह्यूमन। सी ऑप्शन सही है, एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट्स। सिस्टमिक हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो कि एंटायर हार्ट है, पूरा हार्ट है लोअर वर्टिब्रेट्स का। ये जो हार्ट रहता है ये ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, एंड नॉट दी लंग्स। तो लंग्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस तक नहीं पहुँच रहा है, ये जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक, लंग्स तक नहीं करता है। तो ये एंटायर हार्ट की बात हो गई, और लंग्स का कोई रोल प्ले भी इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। साइकन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, साइकन ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल में आता है जिसको यूनिसेल्युलर एसेल्युलर कहा जाता है, मल्टी सेल्युलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्युलर विद अ गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, मल्टी सेल्युलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मल्टी सेल्युलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। साइकन जो होता है वो फाइलम पॉरीफेरा में आता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक सेल से ज़्यादा के बने होते हैं, सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी इनके अंदर होती है। इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो रहते हैं वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, और अकेले बिना अकेले दोनों तरह से कर सकते हैं, और कोई डिस्टिंक्ट टिश्यू या फिर ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल्युलर टाइप ऑफ लेवल है तो फिर ऑर्गन और टिश्यू मिलना तो इनमें मुश्किल ही हो जाएगा। तो ये जो बी ऑप्शन था वो सही था।
During life cycle, Fasciola hepatica, liver fluke infects its intermediate host and primary host at the following larval stages respectively. जब लाइफ साइकिल देखी जाती है फेशियोला हेपेटिका की, जिसका लिवर फ्लूक दूसरा नाम रहता है, तो ये क्या करता है, अपने इंटरमीडिएट होस्ट को यानी बीच वाला जो होस्ट है उसको इन्फेक्ट करता है और प्राइमरी होस्ट को भी करता है. और कौन सी लार्वल स्टेजेस में करता है? रेडिया, मिरासीडियम, सर्केरिया, रेडिया, मेटा सर्केरिया, सर्केरिया, मिरासीडियम और मेटा. इसके 4 लार्वे होते हैं, आपने सुने होंगे, सर्केरिया, मिरासीडियम, मिरासीडियम हो गया, सर्केरिया हो गया, रेडिया और पेन्यूला, इस तरह के लार्वे होते हैं इसके. तो अब इसकी बात पूछी जा रही है तो डी ऑप्शन सही है. मिरासीडियम और मेटा सर्केरिया वाली जो स्टेज होती है उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है. सो जो लाइफ साइकिल होती है फेशियोला हेपेटिका की वो कंप्लीट होती है 2 होस्ट के अंदर. और जो प्राइमरी होस्ट होता है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं, जो 1 डिग्री लिख रही हूँ प्राइमरी होस्ट को. तो जो प्राइमरी होस्ट रहता है जिसमें एडल्ट फ्लूक रहता है वो तो होती है शीप. शीप के अंदर इसका प्राइमरी होस्ट बनाता है ये. दूसरा जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसमें इसकी न्यूमरस लार्वल स्टेजेस बीत जाती है, पूरी पार हो जाती है, वो होता है इसका स्नेल. तो इसका जो इंटरमीडिएट 2 डिग्री लिख दिया मैंने उसको. तो इंटरमीडिएट जो इसका होस्ट है वो कौन है? स्नेल है. स्नेल कहा है हमने, स्नेक नहीं कहा है, ठीक है. फिर उसके बाद इसके अंदर जो स्टेजेस जाती है वो जो स्नेल रहता है जो इसमें आ रहे हैं, लिमनिया रहता है और प्लेनोर्बिस रहता है. तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल रहती है जिसमें 2 होस्ट मिलकर आ जाते हैं. किसी ऑर्गेनिज्म को अगर 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी जो स्टोरी होती है उसको डाइजेनेटिक कहा जाता है. जेनेटिक, ठीक है, क्योंकि 2 होस्ट इसमें आ रहे हैं तो डाइजेनेटिक होते हैं. मिरासीडियम लार्वा जो होता है वो एक तरह की लार्वल स्टेज होती है, लाइफ साइकिल में आती है इसके अंदर. और जब सूटेबल कंडीशंस अवेलेबल हो जाती है तो जो इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो रहता है जो 4 से 15 दिन का हो सकता है वो डिफ्रेंशिएट करता है मिरासीडियम लार्वा के अंदर. मिरासीडियम लार्वा हैच आउट होने के बाद स्विम करता है पानी में. तो मिरासीडियम लार्वा सीधे पानी में चले जाता है. धीरे धीरे वो मेटा सर्सेरिया बनाता है और मेटा सर्सेरिया बाद में एडल्ट फ्लूक को बना लेता है जो कि किसी डेफिनेट होस्ट में या फिर शीप जनरली होती है उसके अंदर आ जाता है कैसे भी कर. और फिर बाद में जो मेटा सर्केरिया है वो इन्फेक्शन जो रहता है उसका ग्रेजिंग ऑन लीव्स, ग्रास ब्लेड्स, इन सब पे आ जाता है. उसके सिस्ट वहाँ पर अटैच हो जाते हैं, दूसरी शिप के अंदर भी चले जाते हैं. फिर धीरे धीरे ये होता है कि मेटा सर्सेरिया जो रहता है उसका सर्वाइव कर जाता है वो होस्ट के गैस्ट्रिक जूसेस में भी. इसकी ये भी कंडीशन होती है, होस्ट के अंदर कितने भी एसिड निकल जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी वो सर्वाइव कर लेगा क्योंकि इसके आसपास एक सिस्ट बना होता है. सिस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है हर तरह के डाइजेस्टिव जूसेस से. और सिस्ट जो रहता है फाइनली डिजोल्व होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जो रहता है इंटेस्टाइन का और लिबरेट करता है अपने लार्वा को. तो इंटेस्टाइन में भी जब ये सिस्ट टूटता भी है तो इसके अंदर से दूसरा लार्वा बाहर आ जाता है. तो ये तो बड़े खतरनाक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है. ओमेटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन. ओमेटिडिया फोटो रिसेप्शन का काम किन ऑर्गेनिज्म में करता है? कॉकरोच, ह्यूमन, फ्रॉग, सनफ्लावर. तो सही आंसर है ऑप्शन कॉकरोच. जो कॉकरोच होते हैं इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती है और पेयर रहता है ये कंपाउंड आइज का जो लार्ज ब्लैक किडनी शेप के ऑर्गन्स की तरह दिखाई देता है डॉर्सोलैटरली उसके हेड के ऊपर और दोनों तरफ उसके हेड के आसपास ये आइज होती हैं. इनके सरफेस के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल एरियाज रहते हैं जिसको फेसेट्स कहा जाता है. मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी आइज के स्ट्रक्चर तो थोड़ा अच्छा डिटेल स्टडी हो जाएगी. मेरे पास उसके नोट्स होंगे वैसे, सो मैं आपको पढ़ा दूंगी वो वाली चीज़. और उसके बाद ये जो फेसेट रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एक विजुअल यूनिट जिसको ओमेटिडियम कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं ओमेटिडिया ही होता है. और ये जो आइज रहती है वो ऑर्गन्स रहते हैं फॉर दी साइट या फिर फोटो रिसेप्शन. Which one of the following is a matching pair of an animal and a certain phenomena it exhibits? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मैचिंग पेयर एनिमल का शो कर रहा है? फेरेटिमा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मस्का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कैमेलियन मिमिक्री, टीनिया, पॉलीमॉर्फिज्म. तो सही आंसर है बी ऑप्शन मस्का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. जो मस्का रहती है, मस्का डोमेस्टिका जिसको कहा जाता है, ये इसका जो डेवलपमेंट रहता है वो इनडायरेक्ट रहता है और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं रहता है. होलो मेटाबॉली जिसको कहा जाता है जिसमें 4 स्टेजेस आती है. अब मैं उसको नोट भी करती हूँ यहाँ पर. एग, लार्वा, आफ्टर हैचिंग उसके बाद मोल्ड्स आ जाते हैं सेवरल टाइम्स उसके अंदर. सॉरी मैंने यहाँ पर पहले क्लियर नहीं करा आपको. एग, लार्वा,
प्यूपा और एडल्ट में आगे बढ़ गई थी थोड़ा सा, तो अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें जो लार्वा रहता है आफ्टर हैचिंग उसमें मोल्टिंग आ जाती है, एक के बाद एक उसकी चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें वो फुली ग्रोन वन बन जाता है। और लेटर उसको अंदर बात की जाए तो जो प्यूपा रहता है उसके अंदर एक सिक्रीटेड केस आ जाता है जिसको प्यूपेरियम कहा जाता है। ये प्यूपा अपने आसपास एक केस बना लेता है जिसको प्यूपेरियम कहते हैं। प्यूपा बाद में यंग एडल्ट के अंदर बदल जाता है, और फिर बाद में जब प्यूपेरियम ओपन होता है और बच्चा उसमें से बाहर आता है तो एडल्ट बन चुका था और वो मैच्योर फॉर्म के अंदर ही होता है। तो एग्स, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपेरियम के अंदर प्यूपा और प्यूपा के बाद एडल्ट। तो सही आंसर तो यहाँ पर जो था वो यही था, मस्का और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। गिवन बिलो आर 4 मैचिंग्स ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप ऑप्शन देख लीजिए, तो आपके ऑप्शन से कुछ इस तरह से, पहला था सिल्वर फिश, दूसरा है उसके अंदर ट्रेकिया, दूसरा स्कॉर्पियन, बुकलंग, सी स्कर्ट, फेरेंजियल स्लिट्स, डॉल्फिन, स्किन। और आपसे पूछा गया है कि करेक्ट मैचिंग्स कौन सी इनमें से। आपके सामने ऑप्शन तो है ही, तो आप समझिए इसको ज़रा थोड़ा कि कौन सी मैचिंग सही हो सकती है। तो सिल्वर फिश में ट्रेकिया बिल्कुल बात सही है। उसके बाद जो कहना चाहिए स्कॉर्पियन है उसमें बुकलंग है, ये बात भी सही है। फिर सी स्कर्ट में फेरेंजियल स्लिट्स, ये बात भी सही है, लेकिन डॉल्फिन के अंदर स्किन, ये बात गलत लग रही है। तो करेक्ट मैचिंग पूछी गई थी, तो सही आंसर तो यहाँ पर जिसमें ए बी सही, सी सही है, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब समझते हैं इसको। सिल्वर फिश एक तरह का इंसेक्ट होता है, फिश नहीं होती है। इसके अंदर रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है। ये कम्युनिकेट करते हैं एक्सटीरियर से बाय पेयर्ड अपर्चर्स जिसको स्पाइरेकल कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्कॉर्पियन में पाया जाता है जो कि 4 पेयर ऑफ बुक लंग्स से बना होता है। वो कम्युनिकेट करता है आउटर एयर के थ्रू, एयर से थ्रू स्टिग्मा। सी स्कर्ट रेस्पिरेशन शो करता है फेरेंजियल स्लिट्स के थ्रू। और जो डॉल्फिन होती है उसमें जो रेस्पिरेशन वो होता है लंग्स के थ्रू। और यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, स्किन। स्किन के थ्रू तो नहीं होता डॉल्फिन में, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और होता किसके थ्रू है, लंग्स के थ्रू। सो ए बी सी ऑप्शन सही है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। आपके सामने जो एनिमल्स दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें नर्व सेल तो होता है पर ब्रेन नहीं होते। तो ऑप्शन है स्पॉन्ज, अर्थवर्म, कॉकरोच, हाइड्रा। तो डी ऑप्शन सही है, हाइड्रा। हाइड्रा फाइलम सीलेंट्रेटा में आता है। इनमें नर्व सेल्स होते हैं लेकिन कोई ब्रेन नहीं होता। जो नर्वस सिस्टम इनका होता है वो नर्व सेल से ही बना होता है, और इसके अंदर प्रोसेसेस जो रहती है वो आती है। सेंसरी सेल्स इनमें पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें कोई नर्व सेल नहीं होता, इसलिए उनमें नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। अर्थवर्म यानी कि एनालिडा जो होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम तो होता है जो कि सर्क्यूमेंटेरिक नर्व रिंग का बना होता है, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया के थ्रू। और जो कॉकरोच होता है यानी आर्थ्रोपोडा जो होता है इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है जैसे कि अर्थवर्म की तरह। तो सही आंसर तो यहाँ पर हाइड्रा हो जाता है। हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेटा है, इनमें नर्व सेल्स होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है। अमीबा प्रोटियस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पैरामीशियम कॉर्डेटम। आप देखेंगे साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है तो किस तरह से उसको हमने लिखा है, हम उसको नॉर्मल फॉन्ट में नहीं लिखते। इसी चीज़ से आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। डी ऑप्शन है सही, पैरामीशियम कॉर्डेटम। जो डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है इसका मतलब होता है 2 तरह के न्यूक्लिया प्रेजेंट होना। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो रहता है उसके अंदर ये चीज़ होती है, एक लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो रफ किडनी शेप होता है, यानी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह किडनी के जैसे शेप का होता है, और इनकॉन्स्पिशियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। मैक्रो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। और मैक्रो न्यूक्लियस सोमेटिक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होता है, ये कंट्रोल करता है डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है, वो एक डिप्रेशन हो रहता है सरफेस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस पे, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है। सो ये तो मैक्रो हो गया और माइक्रो ही छोटा सा हो गया, इस डिप्रेशन में, इस छेद की तरफ प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। और ये स्फेरिकल रहता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, और ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अभी जस्ट पीछे एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, बस थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। और अमीबा, ट्रिप्नोसोमा और प्लाज्मोडियम, अगर 3 अलग ऑप्शन जो ऊपर रह गए बचे हुए, इन तीनों में ही एक न्यूक्लियस होता है, तो 2 न्यूक्लियस तो कॉर्डेटम में ही होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इनमें आपके सामने जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है।
सभी कॉर्डेट्स, सम कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स। सही आंसर है ए ऑप्शन, सभी कॉर्डेट्स के अंदर। ये कॉर्डेट्स का एक्सक्लूसिव फीचर है जिसे आपको पता होना चाहिए। कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, एक स्केलेटल रॉड, उनकी किसी भी स्टेज लाइफ की हो सकती है उसमें प्रेजेंट होती है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड रहती है वो पूरी ज़िंदगी में, उनकी पूरी लाइफ टाइम में परसिस्ट करती है। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस, इसमें हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो बाद में रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, और इसी वजह से हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और जो नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स होते हैं उनमें तो नोटोकॉर्ड रहती ही नहीं है, और उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज भी होगी तो भी उनमें नहीं होती है। सो ये जो सही आंसर था वो था ऑल कॉर्डेट्स। In protozoa like amoeba and paramecium, the organ for osmoregulation is। अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा ऑर्गन ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जस्ट इससे पहले हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड, आप खुद ही सोच सकते हैं। ऑप्शन पढ़ती हूँ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल। सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ये ऑप्शन होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो फंक्शन रहता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का वो ऑस्मो रेगुलेटरी होता है। वाटर जो रहता है, फ्रेश वाटर जो रहता है जिसमें प्रोटोजोआ रहते हैं, अगर उन ऑर्गेनिज्म को एंडोस्मोसिस करवाया जाए या फिर ड्यूरिंग फीडिंग, वो सभी चीज़ करता है। और ऑर्गेनिज्म जो रहता है इनमें एक मैकेनिज्म रहता है जिससे अगर उनमें एक्सेस पानी भर जाए तो उसको बाहर कर सकते हैं। या तो वो स्वेल होते हैं कभी कभी ज़िंदगी में और रप्चर कर देते हैं और डिसोल्यूशन कर देते हैं अपने आप को, या फिर एक मैकेनिज्म रहता है जिसमें वो वाटर रेगुलेशन करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। जो वैक्यूल्स रहते हैं वो पीरियोडिकली वॉल्यूम में इंक्रीज करते हैं। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से करती हूँ। तो वो जो वैक्यूल्स रहते हैं, कभी कभी वैक्यूल का साइज़ ये है, ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं, वॉल्यूम में बड़े हो जाते हैं। जब इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है इसको कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल। वहीं कभी कभी पानी से भर जाते हैं, ये तभी बड़े होते हैं, इनमें पानी भर गया, ठीक है। और कभी कभी ये जो बड़े वाले रहते हैं, बड़े वाले वो छोटे में बदल जाते हैं, कभी छोटे से बड़ा और कभी बड़े से छोटा। जब बड़े से छोटे वाला काम होता है तो उसको कहा जाता है सिस्टोल। याद रखना है आपको, डायस्टोल और सिस्टोल। और अपने पानी को ये डिस्चार्ज कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और वाटर कंटेंट जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें चले जाता है। तो मैंने एक बात बताई, अगर छोटे से बड़ा बनता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं, और बड़े से छोटा बनता है तो सिस्टोल कहते हैं। ये बात हो रही थी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की, और सही आंसर तो ए ऑप्शन था ही। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड? इनमें से किस एनिमल में हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है? एनालीडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। सही आंसर है डी ऑप्शन, मोलस्का। और अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर मेरे 8 पूरे पार्ट्स है, 8 पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर। आपको देखेंगे उसका थंबनेल कुछ रेड कलर के पिगमेंट्स शोन है, और इसमें मैंने जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं उन सभी को डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में कौन कौन से में क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करा है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी को वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इन 8 पार्ट्स को, ज़्यादा बड़े नहीं, कुछ 5 मिनट से 3 मिनट्स के हर पार्ट है करीब करीब, और आपने एक बार उसको देख लिया, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव्ड वे में नहीं है, हालांकि मैं उसको आगे करूँगी, तो आप अगर उसको चेक कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक वो हेल्पफुल रहेगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के वीडियोज़ को यहाँ पर जाकर आपको देखना रहेगा, और मैं जहाँ पर जो चीज़ को रिकमेंड करूँ उस चीज़ को आपको देखने से ये फ़ायदा मिलता है कि आप वो चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझ जाते हैं, और उसको हाथों हाथ नोट्स के फॉर्म में लिखते जाएं। एक रजिस्टर तो हमको मेंटेन करना ही रहता है अगर नीट स्टूडेंट्स की हम बात करें तो मोलस्का का अभी तो हमने फाइनली आंसर देख लिया। जो मोलस्का रहते हैं इसमें ऑफन जो ब्लड रहता है वो कॉपर कंटेनिंग टाइप का रहता है, इसी वजह से वो ब्लू कलर का होता है। जैसे आपने अपनी केमिस्ट्री लैब्स में देखा होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर में बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो हार्मफुल भी रहता है। तो ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है मोलस्का में कॉपर की वजह से, हीमोसाइनिन जिसे कहते हैं। और इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स का भी ऑप्शन था, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ब्लड उसका हीमोलिम्फ रहता है, कलरलेस होता है, बिना किसी कलर का होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर ब्लड कलरलेस अगेन होता है, इसके अंदर भी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। एनालीड्स की बात करें तो इनका ब्लड रेड कलर का होता है और हीमोग्लोबिन इनमें भरा होता है, और जो कि डिजोल्व होता है प्लाज्मा में। और तो मैंने सिर्फ 4 ही आपको फाइलोजेनेटिक जो एनिमल्स होना चाहिए थे उनको मेंशन करा। आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको चारों 8 पार्ट्स हैं उनको चेक करना होगा, वो बहुत ज़रूरी भी है। सो और इजी लैंग्वेज में भी है तो उसको चेक कर लीजिएगा। हमारे 89 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक और कर लेते हैं 90, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड, इनमें से किस एनिमल में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है? अर्थवर्म, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्कॉर्पियन या फिर स्नेक। तो सही आंसर है ऑब्वियसली स्नेक, उसमें पोस्ट एनल टेल होती है। जो स्नेक्स होते हैं वो लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें पैर लिम्स नहीं होते। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सांप तो सभी ने देखा होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लंबी होती है, जिसमें ओवरलैपिंग स्केल्स होती हैं, एक के ऊपर एक स्केल्स चढ़े हुए होते हैं। इस तरह का आप देखेंगे उसकी केचली जिसे कहते हैं उसमें स्केल्स होते हैं, तो वो स्केल्स उसके एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, जो कि शील्ड्स में प्लेट्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। तो वो जो स्केल्स है वो शील्ड्स में और प्लेट्स में डिवाइडेड रहते हैं, और इनमें पोस्ट एनल टेल रहती है जो काफ़ी लॉन्ग होती है। तो आंसर तो स्नेक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 91 रहेगा, वी विल बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट। दिस वाज द पार्ट 3 आई गेस एनिमल किंगडम का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 25 डेज की जो नीट सीरीज है वो शॉर्ट फॉर्म के टाइप से कंप्लीट करवा रखी है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करे हैं। सो आप चाहें तो वो वाली भी चेक कर सकते हैं। ये मेरी डिटेल टाइप ऑफ नीट सीरीज में तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती है, देन डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो दी चैनल मोर। एंड लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।